कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि डार्क डीमन लॉर्ड, जिसका की नाम क्लोडाइन होता है, उसने अपने 4 शक्तिशाली जनरल्स को लैंड ऑफ कैटलन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था और वो बैटल लगातार 7 दिन और 7 रात तक चलती है। लेकिन आखिर में जो उन्हें रोकने में सफल हो पाता है वो होता है एक लड़का मिस्टर हीरो, जिसका असली नाम ज़ेड टूवैन होता है। और हम लोग उनकी पहली मुलाकात को देखते हैं जहाँ क्लोडाइन इस बात से हैरान होता है कि किंगडम ने उसे अकेले ही भेज दिया, जिसपे ज़ेड के पास कोई भी शब्द नहीं होते हैं और वो तुरंत डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करता है। पर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो ज़ेड को इजीली अपने मैजिक से होल्ड बैक कर लेता है और कुछ मैजिक सर्कल एंड अटैक्स को अनलिश करता है, जिन्हें ज़ेड डॉज करते हुए उसकी स्टाफ को हवा में उछाल देता है। लेकिन क्लोडाइन जंप करके स्टाफ को पकड़ लेता है और उस मोमेंटम से ज़ेड को रोक देता है। क्लोडाइन चाहता था कि ज़ेड उसकी आर्मी को ज्वाइन कर ले, लेकिन वो सीधा मना कर देता है। क्लोडाइन को लगता है कि ज़ेड इंसानियत के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन ज़ेड उसे रोकते हुए एक्सप्लेन करता है कि वो असल में यहाँ पर बस प्रिंसेस और खजाने के लिए है। और ये बात डीमन लॉर्ड को काफी ज्यादा ही शॉक कर देती है। उसके बाद हमें ज़ेड के बारे में और भी बातें पता चलती है, जैसे कि उसका सपना हमेशा से अमीर बनना और प्रिंसेस से शादी करना रहा है। जब वो छोटा था तब एक नारंगी बाल वाले ने उसे बताया था अगर वो डीमन लॉर्ड को हरा देता है तो उसे खजाना और प्रिंसेस जिसे की रेस्क्यू करने के बाद वो उनसे शादी कर सकता है। इसीलिए ज़ेड अपनी फैमिली के खजाने को लेकर एक जर्नी पर निकल जाता है हीरो बनने के लिए। क्लोडाइन को विश्वास नहीं होता कि उसका कैरेक्टर कितना ज्यादा अजीब है, लेकिन ज़ेड उसे शांत रहकर उसकी कामयाबी में योगदान देने के लिए कहता है। ज़ेड अपनी इमेजिनेशन में एक प्रिंसेस को बचाना कैसा होगा ये सोचकर उसमें एक अलग सी पावर आ जाती है डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। ज़ेड उसे खत्म करने के बाद उसके स्टाफ को अपने पास रख लेता है जीत की निशानी के तौर पर और प्रिंसेस की तलाश में निकल जाता है। ज़ेड डंजन में तो आ जाता है पर हैरान हो जाता है ये देखकर कि किडनैप हुई प्रिंसेस असल में एक प्रिंस होता है जिसका नाम रूडा होता है। ज़ेड तुरंत अपनी कहानी बदल देता है कि उसे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए, उसे बचाने के बदले में उसने ये सब कुछ किंगडम के लिए किया। ज़ेड जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाता है अपने टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल से, लेकिन चीजें वैसी नहीं होती जैसे कि दिखाई देती हैं। ज़ेड अपने घर आ जाता है और गुस्सा होने लगता है कि आखिरकार डीमन लॉर्ड ने क्यों एक प्रिंसेस की जगह प्रिंस को किडनैप किया। तुरंत बाद ज़ेड शांत हो जाता है जब वो एक प्रिंसेस को किसी वीडियो गेम के कवर पे देखता है और इमेजिन करने लगता है जैसे कि वो उसे बुला रही हो। वापस किंगडम पर रूडा कासल में लौट जाता है। वो सभी को बताता है कि वो सिर्फ ठीक ही नहीं है बल्कि उसने कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी डिस्कवर की है। वही ज़ेड इस बात से निराश होता है कि उसे वो रिजल्ट नहीं मिले जो कि वो चाहता था अपने हीरो बनने के रास्ते पे, इसीलिए वो इसकी जगह घर पे बैठकर वीडियो गेम खेलने के पाथ को एंजॉय करने का डिसाइड करता है। तभी हम किसी की मेमोरीज को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है किसी हादसे से जो कि उसके विलेज में हुआ था। वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम इतनी लकी नहीं होती। वो लड़की बहुत बुरी हालत में होती है, लेकिन तभी उसे एक डीमन लॉर्ड के द्वारा बचा लिया जाता है। हम देखते हैं कि ये लड़की डीमन लॉर्ड को बहुत ज्यादा मानती थी, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाती है जब मिस्टर हीरो नाम का बंदा उसे हरा देता है। वो लड़की अपने सपने से उड़ जाती है और सीधा एक नाइफ गुस्से से ज़ेड की फोटो की तरफ फेंकती है। उसके बाद हमें पता चलता है क्लोडाइन के एक्सक्लूसिव नाइट्स के बारे में, जिन्हें डार्क लॉर्ड आर्मी के बिग 4 के नाम से भी जाना जाता था, जिनमें से एक लड़की वो खुद थी। उन्होंने बहुत सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। हालांकि ग्रेट वॉर के समय वे सभी एक के बाद एक ज़ेड से हार गए और अपने अलग अलग रास्तों पर निकल गए। लेकिन वही गीना डार्क लॉर्ड का बदला लेने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किंगडम ऑफ कैटलाइन के लिए निकल जाती है। उस दिन के बाद से गीना ज़ेड को ढूंढ रही होती है क्लोडाइन का बदला पूरा करने के लिए, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो करती भी है। एक कैफे में जहाँ पर वो 3 महीने से काम कर रही होती है ज़ेड की जानकारी हासिल करने के लिए, और उसे कुछ जानकारी मिलती भी है जहाँ पास्ट में उसे क्लोडाइन का स्टाफ एक शॉप में बिकते हुए दिखाई दिया था, लेकिन उसकी हैसियत नहीं होती उसे खरीदने की। वापस प्रेजेंट में गीना बताती है कि अब उसे पैसों की कोई भी परेशानी नहीं है और उसे अभी तक कोई भी क्लू नहीं मिला है कि आखिरकार मिस्टर हीरो कहाँ हो सकता है। वो सोचती है कि शायद उसकी रक्षा की जा रही है एक इम्पोर्टेंट फिगर होने की वजह से, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेड कैफे के अंदर आ जाता है। वेटर गीना को टेबल नंबर 5 को अटेंड करने के लिए कहती है। वो हैरान हो जाती है ज़ेड को वहाँ देखकर और सोचने लगती है कि वो यहाँ उसे खत्म करने के लिए आया है, पर तब वो दिमाग लगाती है और सोचती है अगर उसे ये करना होता तो पहले ही कर सकता था जब वो लोग मिले थे। गीना प्रेडिक्ट करती है कि पक्का वो कुछ करने का प्लान कर रहा है, लेकिन ज़ेड तो खुश होता है टाउन के सबसे अच्छे कैफे में आकर। गीना कोशिश करती है उससे पोलाइटली पूछने की कि उनका कस्टमर क्या लेना पसंद करेगा। वो हैरान होती है कि उसे तो बस एक मील चाहिए था। ज़ेड ने सुना था कि वो लोग यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सर्विस भी ऑफर करते हैं। ये सुन गीना सोचती है कि उसके कुछ अजीब इरादे हैं। हालांकि ज़ेड बताता है कि उसे तो बस एक फोटो खिंचानी है इस जगह पर। गीना की बॉस उसे फोर्स करती है पिक्चर में साथ आने के लिए। ज़ेड वहाँ से एक खुशी कस्टमर के तौर पर जाता है। गीना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उसे पहचान नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी पूरे समय उन लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए था। ये आदमी कैटलन नेशन का स्पाई होता है जो कि जल्दबाजी में वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वो हैरान होता है बिग 4 में से एक को वहाँ पर देखकर। जब वो मिस्टर हीरो को ट्रैक कर रहा होता है उसका प्लान होता है ये सब कुछ किंग को दिखाने का, लेकिन तभी अचानक वो रुक जाता है जब उससे भी हट्टा कट्टा
आदमी रास्ते के बीच में आ जाता है। उसने भी कैमरा पकड़ रखा था। ये साफ साफ एक अजीब आदमी होता है जो कि अपने कैमरे से उस अजीब आदमी की पिक्चर्स लेने लगता है। स्पाई सोचता है कि कहीं ये आदमी भी उसकी तरह कोई स्पाई तो नहीं, लेकिन देखते ही देखते वो लोगों के द्वारा मार खाने लगता है। स्पाई इस मामले से दूर रहने की सोचता है, लेकिन उसे यकीन होता है जब उसे पता चलता है कि ये आदमी बिग 4 में से एक है जिसका नाम पेग है। हमें पता चलता है कि पेग एक फोटोग्राफर है जो कि ऑब्सेस्ड है मैजिकल गर्ल से। ग्रेट बैटल के अंदर डेमन लॉर्ड के ग्रेट नाइट में से एक के तौर पर उसने सिंगल हैंडली रोज ऑर्डर की सबसे पावरफुल फीमेल नाइट को हरा दिया था। जैसे ही वॉर खत्म होती है वो अपनी फोटो एल्बम को पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम किसी जगह पर रोज ऑर्डर की कैप्टन को देखते हैं जो कि गुस्सा होती है पेग से। जब से उसे उसकी एल्बम के बारे में पता चला होता है वो बहुत ज्यादा निराश होती है। ये देखकर और परेशान भी इतने सारे फैन लेटर्स के मिलने पर वो किसी दिन उससे अपना बदला लेने की सोचती है, लेकिन हैरान हो जाती है उसे अपनी विंडो से बाहर भागते देख। वापस जेड के घर पर वो ये देखकर परेशान हो जाता है कि पेग उससे मिलने के लिए आया है। जेड उसे पीछा छुड़ाने की सोचता है क्योंकि जब भी कोई उसका पीछा करता है तो वो यहाँ आ जाता है। पेग कहता है कि वो तो पुराने दोस्त है ना, लेकिन जेड मना कर देता है। ये बात पेग को निराश कर देती है। जेड अब आखिरी बार उसे अपने घर में जगह देने के लिए तैयार हो जाता है और पेग उसे कहता है कि वो लोग बाद में वीडियो गेम्स भी खेल सकते हैं। जेड पेग को वार्निंग देता है कि वो उसकी कीमती कलेक्शन को हाथ न लगाए, लेकिन पेग मुस्कुराते हुए कहता है कि वो सिर्फ देखेगा। जब वो देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे वहाँ पर जेड और जीना की फोटो मिलती है। वो तुरंत जेड से पूछता है कि ये क्या है। पहले तो जेड समझ नहीं पाता कि पेग किस फोटो की बात कर रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे याद आता है कि ये देखकर पेग को लगा होगा कि शायद जेड और जीना एक दूसरे को पसंद करते होंगे। दूसरी तरफ किंगडम में किंग को ये जानकर शौक लगता है कि मिस्टर हीरो का बिग 4 के साथ संबंध है। उसे ये भी बताया जाता है कि प्रिंस रूडा ने ही ऑर्डर दिए थे मिस्टर हीरो के ऊपर नजर रखने के। किंग ये बात सुनकर हैरान होता है और सोचता है कि रूडा क्या करने की सोच रहा है, क्योंकि कहीं वो उन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा ताकि वो मिस्टर हीरो को खत्म कर दे। अभी एक जनरल कहता है कि मिस्टर हीरो जरूर बिग 4 के साथ मिल गया होगा क्योंकि अकेले उसके लिए भी डेमन लॉर्ड को हराना नामुमकिन है। ये सुनकर किंग तुरंत ऑर्डर देता है कि सभी नाइट्स जेड यानी कि मिस्टर हीरो को ढूंढे और उसे अरेस्ट कर ले। किंग ये भी ऐलान करता है कि अगले दिन सुबह उन्हें बिग 4 में से एक मेंबर को एग्जीक्यूट यानी कि फांसी देनी है, फॉलन हीरो रॉक ब्रैकहेड। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन में कुछ गार्ड्स के ऊपर हमला होता है। एक अनजान आदमी रॉक के पास आता है और बताता है कि उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। रॉक तुरंत पहचान लेता है कि ये प्रिंस रूडा है। रूडा उसे कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है डार्क वॉइड में वापस जाने के लिए ताकि डार्क लॉर्ड की आर्मी को फिर से जिंदा किया जा सके। रूडा खुद को हॉस्टेज बनाने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन रॉक पूरी तरीके से टूट चुका था। वो अपने आप को अब एक नाकामयाबी के तौर पर देखता है। ये सुनकर रूडा को गुस्सा आ जाता है। रॉक उसे याद दिलाता है कि क्लोडाइन अब मर चुका है और अब वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंस डिसाइड करता है कि वो अपना प्लान अकेले ही आगे बढ़ाता रहेगा और इसीलिए इसी के साथ वो रॉक को अलविदा कहकर चला जाता है। वापस जेड के घर पर जेड पैग से रॉक के बारे में पूछता है। पैग बताता है कि रॉक एक स्वॉर्डमैन फैमिली का बड़ा बेटा है जो कि बहुत ही ज्यादा डेडली है, लेकिन कहा जाता है कि उसकी एक बहन है जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। किसी को नहीं पता कि उसने डार्क लॉर्ड आर्मी को आखिरकार ज्वाइन क्यों किया था, पर लोग कहते हैं कि इसका कुछ लेना देना है लेजेंड ऑफ द ब्लैक ड्रैगन डेल तारो की कहानी से। जेड ये कहानी जानता था कि कार्टलैंड किंगडम में एक दिन ट्विंस पैदा होते हैं, इनमें से एक बच्चा तो ब्लैक ड्रैगन के लिए बलि चढ़ा दिया जाता है ताकि बदले में वो उनकी रक्षा करे। जेड कहता है कि वॉर खत्म होने के बाद से रॉयल सिटी के अंदर अजीब सा डार्क मैजिक फील हो रहा है और इस कंट्री के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। गेम खत्म होने के बाद जेड कहता है कि वो खाना लेने के लिए जा रहा है, लेकिन पैग बेशर्मों की तरह उसे पूरी खाने की लिस्ट देने लगता है। जेड गुस्सा होते हुए कहता है कि वो उसका नौकर नहीं है और न ही ये उसका घर है। तभी अचानक से जेड के घर का दरवाजा जोर से कोई बुरी तरीके से तोड़ देता है। ये देख वो दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि सामने जिना खड़ी होती है जो कि अपना बदला लेने के लिए आई थी, पर पैग और जेड दोनों लड़कों को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। पैग घबराकर हालत सुधारने की कोशिश करता है कि वो लोग सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, लेकिन ये बात जिना को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। उसे लगता है कि पैग ही था जिसने की ग्रेट वॉर के दौरान जेड को कासल में घुसने दिया होगा। जब जेड इस बात से सहमत करता है तो पैग को फिर से चीजें समझाने की जरूरत पड़ती है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसे फंसाया गया था। उस वक्त वो अकेले गेट को गार्ड कर रहा था जहाँ जेड ने उसका ध्यान भटकाकर उसके ऊपर हमला कर दिया। जीना को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। वो सोचती है कि जेड ने उसे बार बार हराया था, इसीलिए इस बार वो उसे बताएगी कि आखिरकार हार कैसी होती है। जेड उसे रोकने की कोशिश करता है कि वॉर अब खत्म हो चुकी है और वो दोबारा उनका दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन जिना बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होती है, इसीलिए वो लगातार रैकलेसली अटैक करना जारी रखती है और जेड को पीछे ढकेल देती है। जेड जिना के सभी डेडली अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है, लेकिन हैरान रह जाता है जब उसे वन ऑफ द प्रिंसेस फिगर की आवाज सुनाई देती है। वो इमेजिन करता है कि जैसे प्रिंसेस उसे मदद के लिए बुला रही हो, जिसे सुनते ही जेड के अंदर का हीरो
अचानक से जाग जाता है। जीना जैद की इस अल्ट्रा स्पीड को देखकर चौंक जाती है। जैद बताता है कि दूसरों की चीजों को बिना इजाजत के छूना बुरी बात होती है। वो उसके वेपन को दोबारा उसके पास वापस फेंक देता है, जिसे फील करने के बाद जीना तुरंत ही उसकी ताकत का एहसास कर लेती है। इसलिए जीना पहले थोड़ा सा फासला बनाती है ताकि वो दोबारा हमला कर सके, लेकिन जैद भी अपने आप को तैयार कर लेता है। हालांकि हैरानी की बात ये थी कि जैद ने सिर्फ अपनी उंगली एक बार मूव करके जीना के सारे वेपन्स को एक के बाद एक डिस्ट्रॉय कर दिया था। जैद की ओवरवेलमिंग पावर के बावजूद भी जीना फाइट जारी रखने का फैसला करती है, लेकिन जल्द ही उसकी इंस्टेंट स्ट्रेंथ के सामने हम्बल्ड हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि हीरो की असली ताकत किस लेवल की है। जैद बहुत दुखी होता है जब उसे एहसास होता है कि जिन्हा ये मानती है कि उसने क्लोडाइन को हराने के लिए कुछ घटिया चालों का इस्तेमाल किया होगा। ये बात उसे बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग लगती है, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि हम दोनों ने अपना पूरा बेस्ट दिया था उस डुअल में। वो उनके सपनों और इज्जत के लिए एक लाइफ और डेथ की लड़ाई थी। जैद ये भी बताता है कि जीना खुद उसके घर उसकी जान लेने के लिए आई थी, तो उसे खुद मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये बात एक तरह से धमकी की तरह लग रही थी, पर जैद उसे अच्छे से समझाता है कि अब वॉर खत्म हो चुकी है, इसीलिए अब किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जीना एकदम शांत रह जाती है। उसे याद आता है कि जब क्लोडाइन ने कभी कहा था कि अगर मुमकिन हो तो वो चाहता है कि इस वॉर में किसी की भी जान ना जाए। ये बात सोचकर जीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देख पैग गुस्सा होकर जैद को डांटता है और कहता है कि उसने एक लड़की के दिल को दुखाया है। इस पर जैद माफी मांगते हुए कहता है कि अगर जिन्हा चाहे तो वो उसे कुछ हिट्स मार सकती है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि रिवेंज यही खत्म हो जाएगा। जैद वादा करता है कि वो वापस से फाइट बैक नहीं करेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपना डिफेंस भी रेडी कर लेता है। उसे लगता है कि वो जीना के अटैक्स को डिफेंड कर लेगा, पर वो गलत होता है। जीना उसे एक पावरफुल पंच मारती है जो कि उसकी फैमिली टेक्निक पायरेसिंग शील्ड पर बेस होती है, जिससे जैद एक दीवार पर जाकर टकरा जाता है। जीना कहती है कि वो सिर्फ थोड़ा सा ब्रेक ले रही है अपना रिवेंज लेने से, पर एक दिन वो जैद को जरूर हराएगी। जैद उसे जिद्दी कहकर टॉन्ट करता है, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो कहता है कि उन्हें घेर लिया गया है। जब वो बाहर देखते हैं तो कम से कम 100 सोल्जर उसके घर के आसपास खड़े होते हैं। उन सभी को देखकर साफ साफ पहचाना जा सकता था कि वो किंग की फोर्स है। जैद अंदाजा लगाता है अगर ये किंग के आदमी है तो उनका टारगेट वो नहीं हो सकता। जीना भी कहती है कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था, तो सोल्जर उसके पीछे भी नहीं हो सकते। हालात देखकर जैद जीना को सिग्नल देता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो लोग पैक को सीधा उन लोगों को सौंप देंगे। बाहर एक मेज जिसका नाम जैर होता है सोल्जर को अटैक करने के लिए रेडी करता है, पर वो सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब देखते हैं कि उनके टारगेट अपने आप से खुद उनके सामने आ गए हैं। जैद उसे कहता है कि उसने बिग फोर को पकड़ने में उनकी मदद की है और अब वो लोग पैक को यहाँ से उनके साथ ले जा सकते हैं। जैर उसका शुक्रिया करता है, लेकिन तुरंत एक शॉकिंग बात बोलता है। उन्हें पता चल गया है कि जैद डार्क लॉर्ड की फोर्स के साथ मिल चुका है। इसी के चलते किंग ने ऑर्डर दिए हैं कि मिस्टर हीरो को जस्टिस के साथ सजा दी जाए और उसे कैप्चर कर लिया जाए। जैद अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन जैर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और तुरंत एक पावरफुल स्पेल इन्फिनिट ग्रेविटी कास्ट करता है, जिससे वो सभी ग्राउंड पे दब जाते हैं। हालांकि जैर को ये देखकर हैरानी होती है कि इतने पावरफुल स्पेल के बावजूद भी जैद थोड़ा सा मूव कर पा रहा है। जैर कहता है कि सच में ये सिर्फ ग्रेट मिस्टर हीरो ही है जो इतने प्रेशर में भी सीधा खड़ा रह सकता है। फिर जैद दिखाता है कि वो सिर्फ खड़े रहने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। वो भी एक मैजिक रिवर्सल नाम की स्पेल को यूज करता है, जिससे वो पूरी आर्मी को एक सेकंड में अपने घुटनों पर ला देता है। जैर को यकीन नहीं होता कि जैद एक स्वॉर्डमैन होने के बावजूद भी इतना हाई लेवल का मैजिक यूज कैसे कर सकता है। जैद मुस्कुराकर कहता है कि उसने कब कहा कि वो एक स्वॉर्डमैन है, वो बस स्वॉर्ड इसीलिए यूज करता है क्योंकि उसे वो कूल लगती है। जैर इसके बाद उसका मैजिक तोड़ देता है और एक न्यू यूनिट को अटैक करने के लिए रेडी करता है, पर जैद ने पहले से ही उन लोगों से निपटने का प्लान बना रखा होता है। वो एकदम से अचानक उस जगह से भाग जाता है। भागते हुए वो अपने साथ बिग फोर के मेंबर्स को ब्लेम करता है कि ये सब कुछ बस उनकी वजह से हो रहा है। तभी अचानक एकदम से कोई हैमर पकड़ी हुई लड़की उन पर हमला कर उनकी बातों को रोक देती है। वो लड़की रोज ऑर्डर की कैप्टन होती है, जिसे ये देखकर यकीन नहीं होता कि मिस्टर हीरो बिग फोर का साथ दे रहा है। वो डिमांड करती है कि जैद पैक को उसे सौंप दे। जैद बिना कुछ सोचे समझे पैक को उसके हवाले कर देता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। रोज ऑर्डर की कैप्टन यानी कि मारिया पैक को मारने के लिए रेडी होती है और अपना भेष उतार देती है, पर पैक अपनी कीमती फोटोज लेने के लिए बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होता है। इसी दौरान रोज ऑर्डर के कुछ और मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं मारिया की मदद के लिए। मारिया उन्हें देखकर सोचती है कि वो लोग अपनी बैटल आउटफिट में क्यों हैं, जबकि उन्होंने पहले मिलकर डिसाइड किया था कि पैक को हराने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके दिए कपड़े पहनकर उसे डिस्ट्रैक्ट करना। वो सभी ये आइडिया यूज करने के लिए रेडी होते हैं केवल
मारिया के अलावा, लेकिन बाद में वो भी मान जाती है। मारिया उन सबसे पूछती है कि उन लोगों ने प्लान के मुताबिक अपनी ड्रेस चेंज क्यों नहीं की, जिस पे वो सभी कहते हैं कि वो आइडिया बहुत ज्यादा शर्मनाक हो जाता, इसीलिए उन्होंने इसे बदल दिया। ये सुनकर मारिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोबारा पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पर पैक अभी भी उसकी पिक्चर्स ले रहा होता है। मारिया अपने टीम मेंबर से कहती है कि वो पैक को रोक के रखेगी, जब उन्हें मौका मिले तो वो उसे खत्म कर दे। ये कहकर मारिया अपने हैमर के साथ पैक की तरफ दौड़ती है। दूसरी तरफ जैद और जीना अभी भी भाग रहे होते हैं। दो गार्ड अचानक से उनका रास्ता ब्लॉक उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जैद एक बॉडी इनहेंसमेंट स्पेल का यूज कर एक गार्ड को इजीली नॉक डाउन कर देता है। दूसरा गार्ड उसे कॉम्बैट में बिजी रखता है, पर जैद इस बार एक स्पीड अप स्पेल का यूज करके उसे भी ठिकाने लगा देता है। दोनों गार्ड को हराकर जैद और जीना फिर से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों एक बड़े ग्रुप ऑफ सोल्जर के सामने आ जाते हैं जो कि उन्हें कैप्चर करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। बचने के लिए वो दोनों तुरंत वॉल क्लाइंब करके रूफ टॉप पर पहुंच जाते हैं। जब वो पीछे देखते हैं तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। ज्यादा सोचता है कि उन्होंने सोल्जर से छुटकारा पा लिया, लेकिन तभी आगे से एक बीम जैसी येलो रोशनी अचानक से उनकी तरफ आती है, जिससे कि ज्यादा तुरंत ही ब्लॉक कर लेता है। उनके आगे एक बड़े से रूफ टॉप पर जायर अपने बंदों के साथ खड़ा होता है। इसके सर के ऊपर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल चमक रहा होता है। जायर उन्हें सरेंडर करने की सलाह देता है क्योंकि पूरा किंगडम उनके पीछे है और अब उनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं बचा। जीना घबरा कर पूछती है कि अब वो इतने सारे एनिमी से कैसे बचेंगे। तभी जैद उसे एक टेलीपोर्टेशन रिंग दिखाता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये रिंग उन्हें किस जगह पर टेलीपोर्ट करेगी, लेकिन जीना बिना उसे पूरा बोलने दिए रिंग पहन लेती है। अगले ही पल वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सोल्जर से बचकर भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ जायर एक मैजिक ट्रैकिंग स्पेल को कास्ट करता है ताकि पता चल सके कि जैद और जीना कहाँ गए, लेकिन जो वो देखता है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। जीना इधर उधर देखती है और हैरान होती है कि वो लोग कहाँ आ गए। तभी अंधेरे में से कुछ भारी भरकम कदमों की आवाज सुनाई देती है। अंधेरे में छिपा एक मॉन्स्टर कहता है, वेलकम बैक जैद। जब वो आखिरकार रोशनी में आता है तो पता चलता है कि वो एक ह्यूज रेड ड्रैगन होता है। जीना डर के मारे पीछे हट जाती है। जैद मुस्कुराते हुए उसे मास्टर कहकर बात करता है। जीना हैरान होती है कि जैद उस ड्रैगन को अपना मास्टर कह रहा है। ड्रैगन कहता है कि अगर वो वापस आ गया है इसका मतलब वो अपनी सजा के लिए तैयार है। जैद घबराकर अपने मास्टर से कहता है कि उस पे थोड़ी दया की जाए, लेकिन ड्रैगन बिना कुछ कहे सीधा उसे एक ही झटके में निगल जाता है। जीना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसका मास्टर होने के बावजूद भी उसने उसे क्यों खाया, लेकिन कुछ देर बाद ड्रैगन उसे थूक देता है। जैद पूरा स्लाइवा में भीग गया होता है और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए होते हैं। फिर वो रेड ड्रैगन अपनी ह्यूमन फॉर्म में बदल जाती है और कहती है कि आज वो जैद से अच्छी तरह बात करना चाहती है। उस रेड ड्रैगन का असली नाम लेसी लूकस होता है। उन दोनों को वो अपने घर पे टेलीपोर्ट कर देती है। वहाँ पर जैद चुपचाप घुटनों के बल बैठा रहता है, बिल्कुल उदास। जीना इधर उधर देखकर हैरान होती है कि एक रेड ड्रैगन इतने सुंदर घर में रहता है। लूसी उससे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले वो पूछती है कि उसने उसके हॉर्न के साथ क्या किया। जैद कहता है कि उसने उसके हॉर्न को संभाल के रखा है और उसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन लूसी एक ट्रूथ स्पेल को कास्ट करती है और दोबारा वही सवाल करती है। इस बार जैद कहता है कि उसने सुना था ड्रैगन हॉर्न में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक होता है, इसलिए उसने वो हॉर्न एक नोबल को मेडिसिन बनाने के लिए बेच दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिमांड में था। ये सुनकर लेसी गुस्से में बार बार जैद को पंचेस मार रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जीना सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा ड्रामा कर रही है, पर वो बहुत ज्यादा कूल भी है। लेसी अचानक थोड़ी देर रुककर पूछती है कि उसका और जीना का क्या रिश्ता है और फिर से उसे मारने लगती है और कहती है कि पहले उसने उसका हॉर्न खराब कर दिया और अब वो दूसरी लड़की के साथ है। जीना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लेसी रोना शुरू कर देती है। वो जैद को छोड़ देती है और जमीन पर बैठ जाती है। लेसी जैद से पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है जब से वो बड़ा हो गया, क्योंकि बचपन में वो कितना प्यारा था, उसके आंसू नहीं रुकते। और जैद उसे शांत करने की कोशिश करता है। जीना पूछती है कि क्या वो बचपन से लेसी के साथ रह रहा है या वो भी एक रेड ड्रैगन है। जैद कहता है कि वो बस एक नॉर्मल इंसान है जो कि लेसी के साथ रह रहा था, उससे पहले जब तक वो एक हीरो नहीं बना था। लेसी तब एकदम से कुछ याद करती है कि जैद ने अपनी कॉन्शियसनेस खो दी जब एक आदमी ने उसे हीरो बनने के लिए मजबूर किया। उस दिन गोदाल और जैद एक टेबल पर बैठकर लंच कर रहे होते हैं। गोदाल जैद को कहता है कि उसे जरूर डेमन लॉर्ड को हराकर एक हीरो बनना चाहिए, जिससे वो राजकुमारी को बचाकर अपनी वाइफ बना सकता है। जैद ये सब चीजें इमेजिन करने लगता है और मन में फैसला कर लेता है। इसीलिए जैद लेसी से कहता है कि वो एक हीरो बनना चाहता है। गोदाल तुरंत अपना सामान बांधता है और जैद को अलविदा कहकर चला जाता है, इससे पहले कि लेसी उसे कुछ कह सके। वापस प्रेजेंट में लेसी जैद को डांटती है कि उसने गोदाल की बातें सुनकर इतने बुरे काम किए, यहाँ तक कि उसका हॉर्न भी काट दिया। जैद जवाब देता है कि लेसी ने ही हॉर्न काटने की इजाजत दी थी, हालांकि अब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेसी फैसला करती है कि अब वो उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देगी, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। वो मजाक में जीना को पॉइंट करते हुए कहती है, ऐसी जंगली बिल्ली से भी वो आकर्षित हो सकता है
सीना को कुछ भी समझ नहीं आता। जेड कहता है कि वो जानता है बाहर कितना डेंजर है, इसीलिए तो वो वापस आया। जब वो पहली बार यहाँ से गया था तब उसने सोचा था कि लैसी खुद उसे वापस बुला लेगी। लैसी कहती है उसे लगा था कि जेड कैपिटल भाग गया उससे बचने के लिए। जेड ये बात समझ नहीं पाता। तभी लैसी बताती है कि वो कैपिटल नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पर एक अजीब सा आदमी रहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग प्रिंस रूडी को रूफटॉप पर खड़ा देखते हैं। वो चुपचाप नीचे स्क्वायर की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि रॉक ने उसका प्रपोजल ठुकरा कर बेवकूफी की है। वो वहाँ से निकल जाता है जब गार्ड्स रॉक को फांसी के लिए लेके जा रहे होते हैं। लोगों के बीच में रॉक के क्राइम्स को पढ़ा जाता है और उसके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। जितने भी लोग वहाँ पर जमा होते हैं सब उसे चिल्लाते हुए किंग का दुश्मन कहते हैं और चीजें फेंकने लगते हैं। हालांकि उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। तभी भीड़ में से एक लड़की निकलती है कुछ खाते हुए। रॉक उसकी तरफ देखता है और तुरंत पहचान जाता है कि वो उसकी सिस्टर गिल है। गिल बार्कहेड फैमिली की सबसे बड़ी लड़की है जिसे बचपन से ही तलवार चलाने का शौक था। केवल 15 साल की उम्र में उसने एक ओल्ड जनरेशन के स्वॉर्ड मास्टर को हरा दिया था। उसने तभी तय कर लिया था कि वो सिर्फ उसी आदमी से शादी करेगी जो कि उससे ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए वो पूरी दुनिया घूमकर अलग अलग मास्टर को चैलेंज देती थी पर कोई भी उसे हरा नहीं पाता था। इसीलिए 35 साल की उम्र में वो अभी भी अकेली है। एक गार्ड उसे वार्निंग देता है कि वो ऑफिशियल ड्यूटीज के बीच में दखल ना दे। रॉक सोचता है कि वो यहाँ स्क्वायर में क्या कर रही है। दूसरा गार्ड समझ जाता है कि ये रॉक की बड़ी बहन है, लेकिन जब तक वो पहले वाले गार्ड को चेतावनी देता तब तक देर हो चुकी थी। गिल एक ही झटके में उसे उड़ा देता है जिससे गार्ड दीवार पर टकरा के बेहोश हो जाता है। सब लोग चाहे वो गार्ड हो या क्राउड शॉक में रह जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। गिल तेजी से कुछ ही पल में सभी गार्ड को धूल चटा देती है और ये सीन देखते ही देखते लोग घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। गिल रॉक की तरफ आकर उसके पास खड़े हुए गार्ड को भी सीधे वहाँ से गायब कर देती है। गिल रॉक से कहती है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है। रॉक पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो कहती है कि उनके फादर ने उसे यहाँ भेजा है। रॉक थोड़ा हैरान होता है और पूछता है क्या उसे बचाने के लिए। इस पर गिल अपनी तलवार निकालकर उसके गले पर रख देती है और कहती है नहीं, परिवार के कलंक को किसी और के विश्वास के लायक भी नहीं होना चाहिए। रॉक कहता है कि क्या फादर ने अब भी उसे माफ नहीं किया है डीमन लॉर्ड की आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। गिल कहती है कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो बदनामी भी नाम बढ़ाती है, लेकिन उनके फादर उसे इसलिए माफ नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्यादा से हार गया, उसने फैमिली का नाम बदनाम कर दिया। गिल पूछती है कि वो कुछ आखिरी शब्द कहना चाहेगा। रॉक कहता है अब क्योंकि उसने हार मान ली है और लॉर्ड क्लोडाइन भी अब नहीं रहे तो उसे उसके हाथों मरने का कोई भी अफसोस नहीं होगा। गिल अपनी तलवार को घुमाकर उसके गले, हाथ और पैर की चेन्स को काट देती है। गिल कहती है कि वो हमेशा उदास रहता है, उसके सपने कहाँ गए। डीमन लॉर्ड अब नहीं रहा तो उसे भी उस आर्मी से निकल जाना चाहिए। अगर वो हारा है तो अगली जीत उसे अपने नाम करनी चाहिए। वो रॉक को अपनी असली पहचान देती है कि वो बार्कहेड फैमिली से है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता, केवल उसकी बहन के। तभी कैटलन आर्मी से गोल्डन ऑर्डर यूनिट के सोल्जर स्क्वायर में पहुंच जाते हैं। तभी उनका कैप्टन तालोन ऑर्डर देता है कि रॉक को भागने ना दिया जाए। गिल अपनी तलवार रॉक को देती है और कहती है उन सभी के सभी गार्ड्स को खत्म कर दो। रॉक उस तलवार के साथ सभी गार्ड्स को हरा देता है और कैप्टन के साथ 1-on-1 फाइट लेता है जहाँ पर तालोन उसे लगभग नीचे लाने ही वाला होता है। लेकिन तभी रॉक कामली अपनी फैमिली ब्लेड क्रिम्सन टेयर का यूज करता है और उसे उड़ाकर दीवार में फेंक देता है। रॉक तलवार को देखकर कहता है कि बार्कहेड फैमिली के एंसेस्टर्स की तलवार बहुत पावरफुल है। गिल उसकी तारीफ करती है गार्ड को जल्दी से निपटाने के लिए। अब इसे वो रख सकता है क्योंकि उससे ज्यादा रॉक को इसकी जरूरत है। रॉक पूछता है अब वो बिना तलवार के कैसे लड़ेगी। गिल अपने बालों में लगा एक हेयर पिन निकाल कर कहती है उसके लिए यही काफी है। लेकिन रॉक पूछता है कि वो फादर को क्या बताएगी कि उसने रॉक को टेक डाउन क्यों नहीं किया। वो कहती है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने उनके ऑर्डर का उल्लंघन किया हो, शायद उन्हें पहले ही अंदाजा था कि वो यही करेगी। रॉक उसे शुक्रिया कहता है उसकी जान बचाने के लिए। वो कहती है जब भी तुम थक जाओ तो घर लौट सकते हो। गिल वहाँ से निकल जाती है और उसे याद रखने के लिए कहती है कि अब उसका उस पे एक एहसान है। रॉक भी चल पड़ता है अपने कदमों में नई एनर्जी के साथ, क्रिम्सन टेयर कमर में लगाए। वो तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। तभी एक गली से अजीब आवाजें आती हैं। रॉक सतर्क हो जाता है। गली से मारिया और उसके रोज ऑर्डर के सोल्जर्स निकलते हैं पैक को लेकर। जैसे ही उनकी नजर रॉक पर पड़ती है सब रुक जाते हैं। रॉक एक ही पल में उन्हें फिनिश कर देता है और पैग को भी फ्री कर देता है। पैग हैरान होकर रॉक से पूछता है कि वो सिटी में क्या कर रहा है। रॉक ये कहानी किसी और दिन के लिए छोड़ देता है। वो पैग से कहता है कि उसके साथ चले, उसे वापस डीमन लॉर्ड के कासल में जाना है क्योंकि अब वो खुद नया डीमन लॉर्ड बनने की सोच रहा है। पैग उसे पूछता है कि क्या वो सच में कैटलन के खिलाफ एक और वॉर छेड़ना चाहता है। रॉक थोड़ा गंभीर होकर कहता है कि उसने लॉर्ड क्लोडाइन को एक वादा किया था कैटलन को मिटा देने का, पर उससे पहले उन्हें लॉर्ड क्लोडाइन का
स्टाफ वापस लाना होगा। रॉक सीधा जीना के अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंच जाता है। उसे महसूस होता है जैसे स्टाफ उसी बिल्डिंग के अंदर है। धीरे धीरे वो अंदर जाता है और जीना के अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर संभल के एंटर करता है, लेकिन घर खाली रहता है। उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है। वॉल पर जेड की तस्वीर होती है जिसमें एक नाइफ घुसा होता है। रॉक नाइफ निकालता है और पहचान लेता है कि ये जीना का नाइफ है। वो पैग की तरफ मुड़कर कहता है कि ये अपार्टमेंट जीना का है, और ये जानकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है कि जीना ठीक है। तभी रॉक की नजर एक कपड़े में लपेटे हुए स्टाफ पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और उसे अपने हाथ में उठाता है, जहाँ वो बेड स्टैंड पर लगी एक फोटो देखता है। जीना, रॉक और लॉर्ड क्लोडाइन एक साथ। उस फोटो को देखते ही उसके चेहरे पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब लॉर्ड क्लोडाइन ने उसे जीना से मिलवाया था और कहा था कि वो उसे स्वॉर्ड मास्टर बनाएगा। रॉक को उनका ट्रेनिंग सीजन याद आता है और वो दिन भी जब उन्होंने ये फोटो ली थी। क्लोडाइन ने उस वक्त कहा था कि शायद दोबारा मौका न मिले। रॉक उदास हो जाता है क्योंकि उसे जीना के बारे में कोई भी अता पता नहीं होता। पैग कहता है कि जीना जेड के साथ चली गई। रॉक को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। पैग समझाता है कि कैटलन के सोल्जर्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। तब जेड जीना को लेकर वहाँ से भाग गया। पहले दोनों में लड़ाई हुई थी, लेकिन बाद में उनके बीच सब ठीक हो गया। पैग कहता है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जेड एक अच्छा लड़का है और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं। रॉक जीना को अब जेड और पैग के साथ सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और जोर से उनका नाम पुकारता है, जिसकी आवाज आसमान में गूंज उठती है। और दूर कहीं लैसी के घर में बैठी जीना उस गूंज को हल्की सी महसूस कर पाती है। किंग को ये खबर मिलती है कि जेड और जीना भाग गए। किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है एंड ये जानकर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि रॉक एक्सिक्यूशन से बच गया और पैग रोज ऑर्डर से भाग रॉक के साथ निकल गया। किंग सोचता है कि इतने सारे फेलियर एक ही दिन में होने से उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। रपेल उसे समझाता है कि अब उदास होने का वक्त नहीं है और अभी एक्शन लेना जरूरी है। किंग सोचता है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा इससे पहले कि प्रिंस रूडा वापस आ जाए। तभी रूडा रूम में एंटर करता है और अपने फादर से पूछता है कि क्या अब सिचुएशन को नेशनल क्राइसिस माना जा सकता है। किंग कहते हैं कि सिचुएशन उतनी भी ज्यादा सीरियस नहीं है और कंट्रोल में है। रपेल उससे पूछता है कि क्या उसे प्रॉब्लम की गंभीरता के बारे में पता नहीं है। वो बताता है कि बिग फोर ने एस्केप कर लिया, हीरो ने भी उन्हें बिट्रे कर दिया और डेमन लॉर्ड की फोर्स कभी भी अटैक कर सकती है। रपेल पूछता है कि उनका रक्षक ब्लैक ड्रैगन दार्दो अभी तक क्यों नहीं आया। किंग डर के मारे रपेल को चुप रहने को कहता है। रूडा स्माइल करता है और उसके अराउंड ब्लैक मिस्ट जैसा स्मोक छाने लगता है। एक वॉइस रूडा को दार्दो कहकर एग्रीमेंट फॉलो करने के लिए कहती है। एक पर्पल बीम बिल्डिंग में से निकलती है और रूडा ब्लैक ड्रैगन दार्दो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दार्दो रूफ तोड़कर बाहर निकलता है और एक टेरिफाइंग रोर करता है। रपेल दार्दो की तरफ पॉइंट करके उसे कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता। किंग कहता है कि रपेल ने जो देखा है उसे नहीं देखना चाहिए था और अपनी तलवार ड्रॉ करता है ताकि रपेल न्यूज स्प्रेड ना कर सके। रूडा सोचता है कि लैसी इसके लिए रेडी है या नहीं। दार्दो रोर करता है और सिटी के लोग उसे नोटिस कर लेते हैं। रॉक और पैग एक अलाई के कॉर्नर से दार्दो को देखते हैं। दार्दो तेजी से लैसी की तरफ मूव करता है वापस लैसी के घर में। लैसी जेड से कहती है कि वो अपने रूम में ही रहे और कहीं भी ना जाए। जेड बंदा होता है और लैसी से रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसे खोल तो दे। लैसी कहती है अगर वो उसे खोल देगी तो वो सीधा यहाँ से भाग जाएगा और वो यहाँ पर सोल्जर से सेफ भी है। अचानक एक मैजिक बैरियर उनके घर के आसपास आ जाता है। दार्दो एक पर्पल एनर्जी बीम लैसी पे मारता है। लैसी एक मैजिक सर्कल क्रिएट करती है अटैक को ब्लॉक करने के लिए और जेड से पूछती है कि क्या वो ठीक है। जेड सेफ होता है लेकिन उसकी शील्ड गायब होने लगती है। जैसे ही अटैक रुकता है लैसी मौका देखकर अपनी ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दार्दो अपने आप को बचाने के लिए शील्ड समन करता है लेकिन लैसी दार्दो की शील्ड से टकराकर दार्दो को जमीन पर गिरा देती है। लैसी अपने मैजिक का यूज कर सर्कल्स खोलती है जो एक्सप्लोजिव्स बन के गिरते हैं जिससे ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। जीना जेड से कहती है कि ये बैटल उनके लिए बहुत ही ज्यादा भयानक है। जेड एक पोशन पीता है ताकि वो अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर सके। वो जीना को बताता है कि लैसी ड्रैगन्स में भी एक फॉरबिडन ड्रैगन मानी जाती है। कुछ तो उसका फर्स्ट अटैक भी सरवाइव नहीं कर पाते लेकिन दार्दो फिर भी जमीन से उठ जाता है, इसलिए लैसी शॉक हो जाती है कि वो अभी भी जिंदा है। दार्दो रीजनरेट करते ही लैसी पर अटैक करते हुए उसके शोल्डर को बाइट कर लेता है। लैसी दर्द से चीखती है और फाइट बैक करते हुए एनर्जी बीम शूट करती है जो दार्दो के आर पार हो जाती है लेकिन वो फिर से रीजनरेट कर लेता है। रूडा अपनी शैडोज का यूज करते हुए लैसी को रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या उसकी पावर चली गई लेकिन लैसी एनर्जी बीम फायर करना कंटिन्यू रखती है। हालांकि दार्दो फिर से रीजनरेट कर उस पे शैडो से अटैक करता है। जेड सोचता है कि दार्दो का रीजनरेशन ऑर्डिनरी नहीं है। वो डिसाइड करता है कि बैटल को लंबा ना करते हुए इसे यहीं पर खत्म कर देगा। जीना पूछती है कि वो क्या प्लान कर रहा है। जेड कहता है कि वो लैसी को बचाएगा। जीना जेड को रिमाइंडर देते हुए कहती है कि वो सिर्फ एक ह्यूमन है और डायरेक्ट अटैक में जीत नहीं
सकता। जेड इस बात को मान लेता है और सोचता है कि एक आइडिया है जो कि ड्रैगन के सेकंड अटैक पे बेस है। वो जीना को एक नेकलेस देता है और कहता है कि जितना फास्ट हो सके यहाँ से निकल जाए। जीना की कुछ कहने से पहले ही जेड टेलीपोर्ट हो जाता है। दार्दो और लेसी अभी भी कॉम्बैट में थे और जेड अचानक से लेसी के शोल्डर पर अपीयर हो जाता है। लेसी पूछती है कि क्या वो ठीक है या नहीं। जेड दार्दो को देखता है और सोचता है क्योंकि दार्दो उन्हें इतनी दूर से टारगेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने विजुअल सेंस का यूज नहीं कर रहा। दार्दो जेड को नोटिस कर अटैक करने की कोशिश करता है। जेड लेसी को शांत रहने को कहकर उसे वापस से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और बताता है कि ट्रैकिंग से बचने का भी सिर्फ एक ही रास्ता है। जेड डिस्गाइज और ट्रांसफर मैजिक टेक्निक का यूज कर फौरन उसके सामने एक मैजिक सर्कल अपीयर कर देता है। वो दार्दो को अलविदा कहकर गायब हो जाता है। रूडा को जेड का हाइड एंड सीक गेम अच्छा लगता है, लेकिन वो जानता है कि जेड उसे छुप नहीं सकता। थोड़ी देर बाद जेड जीना के पास टेलीपोर्ट हो जाता है, जो कि तब तक बैटल अरीना से दूर जा चुकी थी। वो लेसी को नीचे गिराता है और कहता है कि मूव ना करे। फिर उसका दूसरा हॉर्न भी काट देता है। जीना शॉक में थी और देख रही थी कि लेसी की मैजिकल पावर ड्रॉप हो गई है और वो अपना हॉर्न उठाकर रोना शुरू कर देती है। दार्दो गुस्से में चीखने लगता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि लेसी का पावर रिएक्शन क्यों गायब हो गया। जेड जीना को बताता है कि दार्दो उनको लेसी के थ्रू ट्रैक कर रहा था और लेसी की पावर गायब होने के बाद दार्दो सोचता है कि वो ऑलरेडी बैरियर के थ्रू एस्केप कर चुका है। लेसी जेड से कहती है कि वो उसकी पावर गायब नहीं कर रहा, वो उसकी पावर खत्म कर रहा है। जेड जवाब देता है कि वो कन्वेंशनल ट्रैकर यूज नहीं कर सकता क्योंकि लेसी की पावर बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। इसी बीच दार्दो अपनी असली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बैरियर टूट जाता है। रूडा हैरान होता है कि जेड और लेसी ने क्यों भागकर उसका सामना नहीं किया। जेड उसे दया भरी नजरों से देखता है। रॉक वापस डीमन लॉर्ड के कासल में आ जाता है, जहाँ पर वो कपड़े पहनकर थ्रोन रूम में चला जाता है, जहाँ कुछ लोग ऑलरेडी वेट कर रहे थे। करण जो कि लास्ट ऑफ द बिग फोर था। रॉक और करण एक दूसरे को देखते रहते हैं बिना आई कांटेक्ट तोड़े। इसी के साथ ये वीडियो और एनिमे यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले अमेजिंग रिकैप वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।